नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इतिहास टॉक्स में। आज हम आपको ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है एक ऐसे वीर की जिसने अपनी तलवार की धार से न सिर्फ दुश्मनों को हराया बल्कि एक पूरे साम्राज्य की नींव रखी। हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के संस्थापक राजा बप्पा रावल की। एक ऐसा नाम जिसके आगे आक्रमणकारी कांपते थे और जिसके शौर्य की गूंज आज भी राजस्थान की पहाड़ियों में सुनाई देती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले चलने वाले हैं 8वीं सदी के उस दौर में जहां हर कदम पर खतरा था और हर सांस में वीरता। चलिए शुरू करते हैं। बप्पा रावल का जन्म 8वीं सदी में हुआ था, जब भारत पर विदेशी आक्रमणकारों का खतरा मंडरा रहा था। उनका असली नाम था कालभोज और वे गुहिल वंश के एक छोटे से शासक परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता नागद्वितीय एक साहसी योद्धा थे, लेकिन उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। जब बप्पा सिर्फ 3 साल के थे, उनके पिता की हत्या कर दी गई थी। यह हत्या कोई साधारण घटना नहीं थी, यह एक गहरी साजिश थी जिसने गुहिल वंश को कमज़ोर करने की कोशिश की थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बप्पा की माँ, जो एक नन्हे बच्चे को लेकर भाग रही थी, उन्होंने मेवाड़ के घने जंगलों में छुपाया। वहाँ उन्हें भील जनजाति ने शरण दी थी। भील, जो जंगल के स्वामी थे, उन्होंने बप्पा को अपने बच्चे की तरह पाला। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जिसके पास ना राजमहल था और ना ही सोने की थालियाँ, लेकिन जिसके पास था जंगल का एक विशाल स्कूल। बप्पा ने गाय चराई, पेड़ों पर चढ़ना सीखा और भीलों से तीरंदाजी और युद्ध की कला में महारत हासिल की थी। यह वही समय था जब उनके अंदर एक योद्धा का जन्म हो रहा था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जंगल में एक भेड़िए ने बप्पा रावल पर हमला कर दिया था, लेकिन उस छोटे से बच्चे ने ना डरते हुए एक पत्थर उठाया और भेड़िए को भगा दिया। यह घटना उनके जीवन का पहला संकेत था कि वे कोई साधारण इंसान नहीं थे, बल्कि एक असाधारण नायक थे। बप्पा का जीवन तब बदल गया जब उनकी मुलाकात हारित ऋषि से हुई थी। यह मुलाकात कोई संयोग नहीं था। हारित ऋषि एक तपस्वी थे जो मेवाड़ की पहाड़ियों में ध्यान करते थे। एक दिन जब बप्पा रावल जंगल में घूम रहे थे, उनकी नज़र ऋषि पर पड़ी। ऋषि ने बप्पा को देखते ही कहा, यह लड़का कोई साधारण इंसान नहीं है, इसके माथे पर राजा बनने की रेखाएं बनी हुई हैं। हारित ऋषि ने बप्पा को अपने पास बुलाया और उन्हें एक कठिन तपस्या करने को कहा। बप्पा ने बिना किसी सवाल के उनकी आज्ञा मानी। कई दिनों तक वे बिना खाए पिए जंगल में शिव की आराधना करते रहे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर हारित ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम मेवाड़ का राजा बनोगे और तुम्हारा नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इसके बाद बप्पा ने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। उस समय चित्तौड़ पर मानमोरी नाम के एक शासक का कब्जा था। बप्पा ने अपनी छोटी सी सेना के साथ चित्तौड़ पर हमला किया। यह युद्ध आसान नहीं था। मानमोरी की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन बप्पा के पास था जंगल में सीखा हुआ साहस और रणनीति। एक रात जब चांद की रोशनी में दुश्मन सो रहा था, बप्पा ने अपने साथियों के साथ चुपके से हमला कर दिया और चित्तौड़ को जीत लिया। इस जीत के साथ बप्पा रावल मेवाड़ के पहले राजा बने। बप्पा रावल की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब अरब आक्रमणकारी भारत की ओर बढ़े। 8वीं सदी में अरबों ने सिंध पर कब्जा कर लिया था और उनकी नज़र अब मेवाड़ और राजस्थान पर थी। लेकिन बप्पा ने ठान लिया कि वे अपनी मातृभूमि को इन लुटेरों से बचा के रहेंगे। उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया। यह सेना बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन हर सैनिक में बप्पा की तरह ही आग था। पहला युद्ध सिंध की सीमा पर हुआ था। अरब सेना के पास ऊँट थे, तेज तलवारें थीं, लेकिन बप्पा के पास थी उनकी रणनीति। उन्होंने दुश्मन को पहाड़ियों में फंसाया और एक एक करके उनकी सेना को खत्म कर दिया। यह जीत इतनी बड़ी थी कि अरबों को पीछे हटना पड़ा। लेकिन बप्पा यहीं नहीं रुके। उन्होंने अरबों का पीछा किया और उनके इलाके तक पहुंच गए। कहा जाता है कि बप्पा ने 15 से 16 युद्ध लड़े और हर बार विजय हुए। उनकी वीरता की कहानियां इतनी मशहूर हैं कि अगले 400 साल तक किसी भी आक्रमणकारी ने मेवाड़ की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं की। बप्पा रावल सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे एक भक्त भी थे। उन्हें शिव पर अटूट विश्वास था। जब वे चित्तौड़ के राजा बने तो उन्होंने एकली गंजी मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर आज भी मेवाड़ के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। बप्पा ने खुद को शिव का सेवक माना और अपने राज्य को शिव की भूमि कहा। उन्होंने अपने शासन में धर्म और संस्कृति को बढ़ावा दिया। उनके दरबार में कवियों, विद्वानों और कलाकारों को सम्मान मिलता था। बप्पा का मानना था कि एक मजबूत राज्य वही होता है जहां लोग अपने जड़ों से जुड़े हों। बप्पा ने मेवाड़ को सिर्फ एक किला नहीं बनाया, बल्कि एक साम्राज्य की नींव भी रखी।
उन्होंने अपने आसपास के छोटे छोटे राज्यों को एकजुट किया, कभी संधियों के जरिए तो कभी युद्ध के जरिए। उनकी शादी भी एक रणनीति थी जिसने पड़ोसी राज्यों के साथ उनके रिश्ते मजबूत कर दिए। उनकी सेना में मेवाड़ की सीमाएं बढ़ी और उनकी सेना अजेय बन गई। बप्पा की दूरदर्शिता ने मेवाड़ को एक ऐसा राज्य बना दिया जो आने वाली सदियों तक भारत का गौरव बना रहा। बप्पा रावल की मृत्यु के बाद भी उनकी कहानियां खत्म नहीं होती हैं। उनके वंशजों ने उनकी विरासत को और आगे बढ़ाया। राणा कुंभा, राणा सांगा और राणा प्रताप जैसे नायकों ने बप्पा के सपनों को साकार किया। आज जब आप चित्तौड़गढ़ के किले में खड़े होते हैं तो आपको बप्पा रावल की गूंज सुनाई देती है। दोस्तों, अब तक हमने आपको रावल के जन्म, उनके राज्याभिषेक और अरबों के खिलाफ उनकी वीरता की कहानी सुनाई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बप्पा रावल इतने बड़े बड़े युद्ध कैसे जीतते थे? इसका जवाब छुपा है उनकी भारी तलवारों और अनोखी युद्ध नीति में। तो चलिए इस अध्याय में हम आपको ले चलते हैं उस दौर में जहां तलवारों की चमक और रणनीति की गहराई ने बप्पा को अजय बना दिया था। बप्पा रावल की तलवार कोई साधारण हथियार नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि उनकी तलवार इतनी भारी थी कि उसे उठाने के लिए 2 साधारण सैनिक की ताकत चाहिए होती थी। यह तलवार लोहे और इस्पात से बनी हुई थी जिसे मेवाड़ के सबसे कुशल लोहारों ने बनाया था। इसकी लंबाई करीब 4 फीट थी और इसकी धार इतनी तेज थी कि एक झटके में पत्थर को 2 टुकड़ों में बांट सकती थी। लेकिन सवाल यह है, इतनी भारी तलवार को बप्पा चलाते कैसे थे? जवाब है उनके बचपन में। जंगल में भीलों के साथ रहते हुए बप्पा ने अपनी शारीरिक शक्ति को इस कदर तराशा था कि वे एक हाथ से पेड़ की मोटी डालियां तोड़ सकते थे। उनकी कलाइयों में ऐसी ताकत थी कि वे इस भारी तलवार को न सिर्फ उठाते बल्कि इसे हवा में नचाते हुए दुश्मनों पर कहर बरसाते थे। एक लोक कथा के अनुसार एक बार बप्पा ने अपनी तलवार से एक जंगली भालू को एक ही वार में ढेर कर दिया था। यह तलवार उनके लिए सिर्फ हथियार नहीं थी बल्कि उनकी पहचान थी। लेकिन बप्पा की असली ताकत उनकी तलवार से ज़्यादा उनके दिमाग में थी। वे एक ऐसे योद्धा थे जो युद्ध के मैदान में शतरंज की चाल चलते थे। उनकी युद्ध नीति का पहला नियम था दुश्मनों को कमजोरी से फंसाना। जब अरब आक्रमणकारी मेवाड़ की ओर बढ़े तो बप्पा ने सीधे हमले की बजाय पहाड़ियों का सहारा लिया था। उन्होंने अपनी सेना को छोटे छोटे दस्तों में बांटा और दुश्मनों को घेर लिया। अरबों के पास ऊँट थे जो रेगिस्तान में तेज दौड़ते थे, लेकिन मेवाड़ की उबड़ खाबड़ जमीन पर बेकार हो गए। बप्पा की दूसरी रणनीति थी रात का हमला। वे जानते थे कि अरब सेना दिन में ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन रात में उनकी नज़र कमज़ोर पड़ती थी। एक मशहूर युद्ध में बप्पा ने अपनी सेना को चांदनी रात में चुपके से दुश्मन के शिविर में घुसा दिया। जब अरब सैनिक सो रहे थे, बप्पा ने अपनी भारी तलवार से पहला वार किया और देखते ही देखते उनकी सेना ने दुश्मनों को तहस नहस कर दिया। तीसरी खास बात यह थी कि उनकी सेना का अनुशासन। बप्पा ने अपने सैनिकों को जंगल की तरह लड़ना सिखाया था, चुपके से आगे बढ़ना, दुश्मन को भ्रम में डालना और फिर एक साथ हमला करना। उनकी सेना में घुड़सवार, तीरंदाज और पैदल सैनिकों का ऐसा मेल था कि दुश्मन समझ ही नहीं पाता था कि हमला कहां से हो रहा है। एक बार जब अरबों की एक बड़ी सेना ने मेवाड़ पर हमला किया तो बप्पा ने अपने सबसे चतुर चाल चली थी। उन्होंने अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा पहाड़ियों में छुपा दिया और दूसरा हिस्सा मैदान में दुश्मन से भिड़ गया। अरबों को लगा कि वे जीत रहे हैं और वे आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही वे पहाड़ियों के पास पहुंचे, बप्पा ने अपने छुपे हुए सैनिकों को इशारा किया। ऊपर से पत्थरों की बारिश हुई, तीरों का तूफान आया और नीचे से बप्पा अपनी भारी तलवार लेकर दुश्मन पर टूट पड़े। उस दिन अरब सेना का ऐसा हाल हुआ कि जो बचे वे भागते हुए कभी मेवाड़ की ओर मुड़ कर नहीं देखा। बप्पा की यह युद्ध नीति इतनी प्रभावशाली थी कि इतिहासकार उन्हें भारत का पहला गुरिल्ला युद्ध कहा जाता है। उनकी तलवार और दिमाग का यह संगम ही था जिसने उन्हें हर युद्ध में विजयी बनाया था। दोस्तों, बप्पा रावल की कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस और बुद्धि का मेल कितना खतरनाक हो सकता है। उनकी भारी तलवारें और युद्ध नीति आज भी हमें प्रेरित करती हैं। आपको यह अध्याय कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आप ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इतिहास टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय इतिहास।